गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो 5 मिनट आप लोगों के बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको जो भी पूछना बुक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके इश्यूज है एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, फिर बीच में बार बार मत पूछना। हाँ शुभम जी 3 मिनट लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गए भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, जिसको जो भी डाउट है, जिस भी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए पहले ही। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टाइम पूछना, जब तक बैच खत्म होगा उसके बाद वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट मत करना बस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिक से होम वाला है सर जी, बुक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बाकी बताइए। विच बुक फॉर पीसीएस? डेली 1.5 घंटा क्लास चलेगी जी, कभी कभी 3 घंटे हो सकती है, लेकिन 1.5 घंटा चलेगी नॉर्मल केसेस में। कभी कभार हो सकता है 3 घंटे हो जाए। हाँ मुकेश जी अब खुश। सर मैंने जीएस स्पेशल 14 लिया है, मुझे साइंस स्पेशल लेना भी पड़ेगा। हाँ सैफ जी बिल्कुल, आप खुद देख लेना, आप जीएस स्पेशल में 14 में पढ़ना और साइंस स्पेशल में पढ़ना। ठीक है, आपको अंतर अपने आप दिख जाएगा। पूरा रेलवे एनटीपीसी कवर होगा, हर एग्जाम कवर होगा, सीडीएस भी कवर होगा। सीजीएल तो खिलौना है साइंस में, टेंशन ना लो। ठीक है, वो तो कवर है। 6 days इन ए वीक चलेगी अशरफी जी। कब तक चलेगा? जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता राहुल जी, जब तक चलेगा। हरियाणा एसएससी के लिए भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 11th-12th के टॉपिक्स आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी और किसी हरियाणा एसएससी को छोड़कर बाकी किसी एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। डाउट क्लास हुआ करेगी अपने सब्जेक्ट, तो मैं बता देता हूं मेरे सब्जेक्ट में डाउट आप लोगों को आएंगे ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, अगर डाउट आए तो मैं नंबर दे दूंगा, मुझसे पूछ लेना। हालांकि आएंगे नहीं डाउट। न्यूमेरिकल भी होगा, बिल्कुल होगा, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल होगा। ये नहीं कि आप कोई भी टॉपिक बोल दोगे कि उस पर न्यूमेरिकल होगा। केमिस्ट्री आपकी कम से कम मान के चलो 40 घंटे पढ़ाएंगे भाई, 40 घंटे के आसपास। पुलिस पूरा कवर होगा। कहता हूँ हर एग्जाम हरियाणा एसएससी को छोड़कर उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप डी सब कवर होगा भाई। नहीं डेली केमिस्ट्री नहीं चलेगी, 2 दिन फिजिक्स चलती है, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, कभी कभार हो जाएगा 3 दिन हो जाए। हाँ जी डिफेंस के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बुक्स की सुन लो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस पेपर, ठीक है, एक देखिए आप लोगों को पहले ही आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा। ठीक है, आज से हमारा साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स इसमें नितिन सर पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, विवेक सर के बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होगे। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए आपके सामने खड़ा ही हूं। बाकी आप क्लासेस की टाइमिंग ये है आपकी 4 से 5:30 रहेंगी। ठीक है, जिसने कोई भी साइंस स्पेशल पहले पढ़ा हो या जीएस स्पेशल बैच लिया हो, ठीक है, तो इस बैच को जरूर लेना। ठीक है, इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, हर एग्जाम कवर हो जाए, इसके बाद आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लास्ट है। ठीक है, अब चले स्टार्ट करें अब। ठीक है, अब सिलेबस आप बोलोगे सिलेबस लिखवा दो, देखो सिलेबस मैं नहीं लिखवाता कभी, जो मैं पढ़ाऊंगा वही सिलेबस है। सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको लिखवाने में टाइम खराब नहीं करूंगा, बोर्ड भर जाएगा, क्या फायदा, इससे बेटर है टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल धुआं कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में टेंशन ना लो। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। जो लोग मुझसे पहले भी पढ़े हैं वो भी अंतर देख लेना। ठीक है, 3-4 क्लासेस में आपको अंतर दिख जाएगा। परमाणु संरचना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, हर चीज कवर करके चलेंगे अब की बार, आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो ये कहते हैं ना मेरा नाम लीजिए, ऐसे ना बोले, क्या हो जाएगा भाई नाम लेने से। ठीक है, सिलेक्शन लो, दुनिया आपका नाम लेगी, मैं क्या फिर। रीट वगैरह सब क्लियर होगा। ठीक है, देखो पहले एक चीज देखते हैं, हेडिंग डालोगे। अच्छा नोट्स की बात सुन लो भाई, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना उसकी 70% आपको पीडीएफ मिलेगी, 30% मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके नोट्स नहीं है।
ठीक है, क्योंकि उसको बनाने के टाइम चाहिए, इतना टाइम होता नहीं। तो मैं नोट्स साथ के साथ भी बनवाऊंगा, कोशिश करो कि साथ के साथ बनाओ नोट्स। आप साथ के साथ बनाओगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी, और जब बाद में पढ़ोगे तो जल्दी से चीजें याद भी हो जाएंगी, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप प्रिंटेड मटेरियल से डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी। अपनी हैंडराइटिंग जल्दी समझ आती है, जल्दी माइंड आपका कैच करता है, तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट करेंगे। ठीक है। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, कुदरत ने उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू विपिन जी। ठीक है, 1 मिनट रुकना। नोट्स 110 साथ के साथ बनाओ, 110 आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, हेडिंग डालोगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। हिंदी में लिखोगे परमाणु और अणु के बीच अंतर, परमाणु और अणु के बीच अंतर। ठीक है, तो देखो, जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। और एक होता है आपका मॉलिक्यूल, अणु। आपसे पूछा जाए एटम किसको बोलते हैं, तो आप बोलते हो परमाणु को, और आपसे पूछा जाए परमाणु किसे बोलते हो, आप एटम को, है ना। इस चीजों को छोड़कर नई चीज पढ़ सुनेंगे। ठीक है, देखो, एटम जो होता है ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है ये किसी के साथ? क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, मोस्टली एटम्स क्या होते हैं आपके, अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए ध्यान रखोगे। तो ये अनस्टेबल होते हैं जनरली, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते, दूसरी चीजों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे it does not exist independently। हिंदी में लिखोगे इसका अकेले का या खुद का अकेले का अस्तित्व नहीं होता, अकेले का अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये एटम होता, ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं होगा, ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर बना देगा O2। ठीक है, तो ये जो चीज आई है एटम्स के जुड़ने से, इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। तो ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बोलोगे ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेगा या किसी और एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा और बना देगा मॉलिक्यूल। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, नोबल गैसेस। डिटेल में पढ़ाऊंगा नोबल गैसेस के यूजेस, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हीलियम, नियोन, एटसेट्रा। ये आपका अकेला एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे एग्जाम्पल इस तरह लिखो, इसका अकेले का अस्तित्व होता है, इसका अकेले का अस्तित्व होता है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, ये बना मॉलिक्यूल, जो एक से ज्यादा एटम के जुड़ने से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। CO2 है, N2O है, ठीक है, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। तो ये नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रीतम जी, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस ये होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, और जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। मतलब जो सरफेस पर फिनोमिना होता है वो होता है आपका एडजॉर्प्शन, और जो सरफेस के अंदर होता है, डेप्थ में होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नहीं तीनों क्लासेस साथ में नहीं चलेगा, इसमें किसी जिसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सब होगा, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। कमेंट आ रहे हैं सुदीप जी।
नमस्कार अमन जी। ठीक है, तो ये तो क्या बेसिक डिफरेंस। सुमन जी आप खुद देख लेना डिफरेंस क्या रहेगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपको, न्यूमेरिकल भी होंगे इसमें, वहां न्यूमेरिकल नहीं होते। अतुल जी कह रहे सर आई वांट टू बाय योर बैच, खरीद लीजिए भाई, फायदा ही होगा। जूम आउट, चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, उधर से मैंने ज्यादा लिख दिया, अगली बार ध्यान रखेंगे। अब अगली बार पक्का दिखा, ये लिखा बस इंडिपेंडेंटली लिखा, ये अस्तित्व लिखा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है। एन एक एटम है अरुणेश जी, हिंदी में भाई सब कुछ बोर्ड पे लिखा तो है। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है शुभम जी, दिल्ली पुलिस के लिए तो। हाँ जी, हर चीज के लिए सही होगा। ठीक है, नोट कर चुके हो गए अब ये। स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है क्या? सचिन जी रिफ्रेश कीजिए। ठीक है भाई, अब आगे देखो। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते हैं। क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन Na2SO4। हिंदी में लिखोगे Na2SO4 के अंदर उपस्थित Na2SO4 के अंदर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें देखना, उसके बाद एटम्स काउंट करने पूछे जाए, कोई अमाउंट आपको दे दिया जाए तो उसमें अगर आपको एटम्स निकालने तो कैसे निकाल दें। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है, कोई अणु गिवन है, ठीक है, Na2SO4 ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है, ये नंबर्स आपको बताते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसे सोडियम के एटम्स कितने हैं इसके अंदर, ये नंबर कितना 2, यानी कि सोडियम के एटम्स है 2। सल्फर के यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो 1 होगा, यानी कि 1। ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पर 7। ठीक है, सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बस मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट दे रखा था। हाँ, 1 जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जून टेंशन ना लो। बिल्कुल है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, मैं कह रहा हूँ इसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब हेडिंग डालोगे एटम परमाणु, वो तो बेसिक डिफरेंस था। एटम परमाणु, देखो एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम यूनिवर्स का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे फिर से विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यही स्टेटमेंट काम करेगी, तो आपको यही लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी further divided is known as atom। हिंदी में लिखोगे वह सबसे छोटा भाग जिसे फिर से
विभाजित, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एटम की कंपोजिशन क्या है, एटम किन चीजों से मिलकर बना है। आप लोगों को पता होगा एटम किन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतना ही पता है। अभी इसको आगे और डिटेल में आज ही बताऊंगा। और क्या क्या पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिनो होते हैं, ये सब होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन। यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है। हाँ जी, कवर हो जाएगा तूफान जी। ठीक है देवेंद्र जी। नरेंद्र जी नहीं थकेंगे, कह रहे कि इतना लिखोगे तो थक जाओगे। सुमित जी कह रहे सर प्लीज हिंदी में। ये कौन सी उर्दू है क्या, ये है या स्पेनिश लिख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो यही हिंदी होगी। इको स्पेशल और साइंस स्पेशल बैच की टाइमिंग क्लैश हो रही, टाइम चेंज कर दो सर जी प्लीज, मैंने इस बैच को परचेज कर लिया। कविता जी देखो टाइमिंग तो अब वीडियो तो आपके पास रहेगी ना, एक के बाद दूसरे, एक क्लास देखने के बाद उसके बाद दोबारा देख लेना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर जी, थैंक यू लक्ष्मण जी। हाँ यूपी ट्रिपल एस सी बिल्कुल। अरे भाई बोल तो दिया, सारे कवर होंगे, बार बार ये अच्छे सवाल पूछो ना, डाउट पूछो। हरियाणा से, हरियाणा एसआई के तो बन जाएंगे अजय जी, टेंशन न लो। इसके बाद भी क्लास होगी क्या मतलब, सिलेबस चलेगा तब तक क्लासेस होंगी भाई। अब देखो एटम का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, लिखवा दूंगा बाद में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये सेल्स होती हैं। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है। साइज बोलो चाहे रेडियस बोलो, बात सेम है यहां पर। एटॉमिक साइज बोलो चाहे रेडियस बोलो। ठीक है। परमाणु आकार या त्रिज्या, बात एक ही है यहां। ठीक है। तो जितने भी एटम्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो किस ऑर्डर में होता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का क्रम। तो किस रेंज में होता है ये आपका, 10⁻⁻10 मीटर में। सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो कितना लिखोगे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और ये जो और बोल सकते हो, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम का साइन होता है, एक के ऊपर नोट लगा देना। ठीक है भाई। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एटॉमिक साइज किस ऑर्डर में होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होता है, तो इसलिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। तो लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या का एसआई मात्रक, परमाणु त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम। ठीक है।
और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अरुणी जी क्या समझ में नहीं आया? हाँ जी, एनटीपीसी में तो आता। मैं कह रहा हूं कि जो किसी भी एटम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंटर से, नाभिक से, न्यूक्लियस से जितनी दूरी पर होगा, इस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो हर एटम का साइज तो अलग अलग होगा ना, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको। ठीक है, वो हमेशा इस रेंज में मिलेंगे, मतलब ये इसके मल्टीपल फैक्टर में मिलेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ये ऑर्डर होगा उसका। 2 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से। ऋषि कनाद ने यूज किया था, चंद्रा जी। ठीक है, मस्त पढ़ाते सर, थैंक यू। और गोविंदा जी, अभी तो स्टार्ट हुआ भाई, देखते जाओ, अभी धुआं धुआं कर देंगे। सबसे पहले मैंने कोर्स खरीदा था 14 को, मस्त पढ़ाते हो आप गुरु जी, थैंक यू नरेंद्रा जी। सब इंस्पेक्टर जी, ऐसा ही मीन्स आपने यह सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं समझ लिया है। ठीक है, स्लो नहीं पढ़ा रहे चंद्रशेखर जी, थोड़ी देर में स्पीड बढ़ा देना तो आप ही लोग बोलोगे। ठीक है, बहुत स्पीड बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा बोलोगे फिर आप। ठीक है, अब जो एटम होता है ये आपका 2 भागों में विभाजित होता है। स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, वो ध्यान से सुनना एक बार। एटम जो होता है, परमाणु, ये सभी लोगों ने देखा होगा, गुजरे जमाने में मैडम ने पढ़ाया होगा। ठीक है, और जब मैडम पढ़ाते हो आप पढ़ते तो हो नहीं, है ना, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। तो एटम को हम इस तरीके से बनाते हैं, परमाणु को। तो एटम के 2 भाग होते हैं, एक तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ये जो वृत्त होते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट, कक्ष। ठीक है, एक सेंटर में ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, नाभिक। इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो आपका न्यूक्लियॉन्स के नाम से आता है। ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे। परवीन जी डिटेल में तो पढ़ाएंगे, अभी डिटेल स्टार्ट तो होने दो भाई, एकदम से स्टेप वाइज ही तो चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल होगा, अभिषेक जी आप खुद ही देख लेना। ठीक है, आज की क्लास में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, अंतर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होंगे। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज डिवाइडेड इनटू, एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स लिख सकते हो। परमाणु के 2 भाग होते हैं, परमाणु के 2 भाग होते हैं, परमाणु के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, नाभिक, डायग्राम में बता रखा है इसका दूसरा नाम। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका ऑर्बिट्स, कक्ष। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, क्रिस्टल क्लियर तभी होगा जब आपको लो से लेकर हाई लेवल तक जाओगे। अब इसके बाद हेडिंग डाल लोगे आप, न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स, नाभिक या न्यूक्लियॉन्स। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है, नॉट विजिबल, विजिबल तो है भाई सब। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण। ठीक है, तो पेपर में देखो मॉडल हैं आपके, 4 मॉडल हैं। रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से मॉडल से न्यूक्लियस की खोज हुई थी? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण से। ठीक है, दूसरा ये खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तीसरा ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, आपने देखा होगा कि इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है डिटेल में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी अलग से चैप्टर है। तो यहाँ पर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था रदरफोर्ड ने? वो था पोलोनियम। ठीक है, अब देखो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इसमें, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, it was discovered by Rutherford by performing
alpha scattering experiment by performing alpha scattering experiment by performing alpha scattering experiment। इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों ने देखा ही होगा। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया था उसे भी लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट लिखोगे, इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ये नया क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, ढूंढते रह जाओगे, बुक्स में मिलेगा नहीं। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट used was polonium, was polonium, was polonium। अल्फा परकिरणन परीक्षण में, अल्फा परकिरणन परीक्षण में पोलोनियम, ब्रैकेट में लिख लोगे रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, अल्फा परकिरणन परीक्षण में पोलोनियम का प्रयोग, पोलोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। पोलोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल डिफरेंस होगा अभिषेक जी। हाँ जी, डेली चलेगी क्लास। माई फर्स्ट लाइव क्लास, ग्रेट एक्सपीरियंस सर। थैंक यू विक्रम जी। गुड आफ्टरनून मोहित जी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो ये जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल मिलते हैं? देखो एटम जो मैंने बताया वो तीन चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सभी को पता होंगे कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर, कक्षों के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बच गए दो पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर के अंदर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बनते हैं, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नितेश जी क्या डाउट है आपका? अरे भाई आप, हाँ नितेश जी क्या डाउट आपका, पूछिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है रवि जी। हाँ जी, मंडे टू सैटरडे होगी। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है क्वार्क से। ठीक है, एक बार देखो इधर, क्वार्क, क्वार्क जो होते हैं ये लिख चुके होगे, इसको हटा दे एक बार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बनते हैं आपके? क्वार्क से। तो इस देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो क्वार्क होते हैं, यहां तक तो दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, क्वार्क दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क, एक होते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क वो होते हैं जिन पर जो चार्ज होगा वो +2/3 होगा, ये चार्ज है, आवेश। और डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -1/3। ठीक है, ये चार्जेज हैं, आवेश है। अब प्रोटॉन पर सभी को पता है चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसे सबसे छोटी यूनिट माना गया है। और मैं तो सबसे छोटी यूनिट 0 के बाद क्या आती है? 1। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? +1। ये +1 एग्जैक्टली है क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब प्रोटॉन पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखवाऊंगा। फिलहाल याद रखो कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? +1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट। तो देखो प्रोटॉन की जो फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, जब दो अप क्वार्क मिलते हैं और एक डाउन क्वार्क मिलता है। तो देखो एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना है? +2/3, और एक डाउन क्वार्क पर कितना है? -1/3। इसको सोल्व करोगे 4/3 -1/3, वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। तो यहां से पता चला प्रोटॉन किससे बना है? क्वार्क के कॉम्बिनेशन से।
न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन जो बनता है ये बनता है आपका एक अप क्वार्क से और दो डाउन क्वार्क से। एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना है -1/3 और डाउन क्वार्क पर +2/3। उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, ये 2/3 ये -1/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0। तो यहां से पता चलता है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये किससे बनते हैं, क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं, क्वार्क के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, न्यूक्लियॉन्स आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लियॉन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और क्वार्क। ये जो क्वार्क है, क्वार्क की खोज की थी जेलमैन ने, डिस्कवर्ड बाय जेलमैन, डिस्कवर्ड बाय जेलमैन, ठीक है। क्वार्क, क्वार्क की खोज की थी जेलमैन ने। हिंदी में ऊपर लिख रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क के बने होते हैं, या क्वार्क के बने होते हैं, ठीक है। यहां लिख लोगे, इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज जेलमैन ने की थी, इसकी खोज जेलमैन ने की थी। नोट कीजिए। अभिषेक जी बैटरी मिलेगा भाई, इसमें आपको लगता है आपको लेनी चाहिए तो ले लो, इसमें ज़्यादा पढ़ाऊंगा वैसे, बाकी आपकी इच्छा है। मिथिलेश जी क्वार्क बता तो दिया भाई। क्वार्क, दो क्वार्क वो पार्टिकल होते हैं जिस पर या तो चार्ज आवेश +2/3 होगा या -1/3 होगा। सर मैं आपसे पहले पढ़ चुका हूँ, आप जहर पढ़ाते हो। थैंक यू नमन जी, अब की बार डबल जहर पढ़ाएंगे। नहीं प्रतिका जी, क्या क्वेश्चन है आपका, देखो कमेंट हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हमें पढ़ाना भी होता है, कमेंट पर इतना ध्यान नहीं दे सकते, जो रेलिवेंट होगा उसी पर। थैंक यू आसिफ जी, सर एयर बड़े कर ले, लुक चेंज कर ले। नोट कर चुके हो, जल्दी किसी को डाउट हो तो पूछो। माई लाइफ फर्स्ट पेड लाइव क्लास, ओके विनय जी। नोट्स पहले पढ़ो इसको। पीडीएफ जो मिल जाएगी जब आप ज्वाइन कर लोगे तो मिल जाएगी 1-2 दिन बाद। अब आज पहला दिन है ना, तो हो जाएगी 1-2 दिन में अपलोड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा ना वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी उसमें ढूंढते रह जाओ, साथ के साथ बना लेना नोट्स। हाँ जी आगे चलें, अब बढ़े आगे। किसी को डाउट हो पूछना हो जल्दी बताओ, ठीक है। ये नोट कर चुके हो अब देखो। तो अभी तक आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या क्वार्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर फंडामेंटल, अदर फंडामेंटल, अदर फंडामेंटल particles, other fundamental particles present in nucleus, present in nucleus। नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित अतिरिक्त, अतिरिक्त मौलिक कण, अतिरिक्त मौलिक कण। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बने हैं आपके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने, क्वार्क से बने हैं। अब देखो एक पार्टिकल आप लोगों ने सुना होगा पॉजिट्रॉन, मैं पढ़ाऊंगा पॉजिट्रॉन क्या होता है, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। पॉजिट्रॉन इसके अंदर होता है,
न्यूट्रिनो इसके अंदर होता है आपका, ठीक है। एंटी प्रोटॉन एटसेट्रा, हिंदी में यही नाम है। पॉजिट्रॉन का नाम हिंदी में पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो का नाम न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन का नाम एंटी प्रोटॉन है, ठीक है। इनके बारे में आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी ये क्या है, फिलहाल नोट कर लीजिए। बढ़िया मास्टर जी, आगे बढ़ा सकता। उमेश जी, आपका नाम क्या है? उमेश हिंदी में क्या है? उमेश ही तो बोलोगे ना, तो क्वार्क एक नाम है, हिंदी में भी उसका नाम क्वार्क ही होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू विनाश जी। इसी ने पढ़ाना नेम है, अमित बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन किस चीज से? इलेक्ट्रॉन जी लेप्टॉन से बनता है अभिषेक जी। नमन जी बोलेंगे बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, वैसे एक क्वार्क भी एक पार्टिकल होता है भाई, ठीक है। जिस पार्टिकल +2/3 या -1/3 चार्ज हो, आवेश हो, वही क्वार्क है आपका, बस इतना याद रखोगे। आशीष जी सिलेबस देखना पड़ेगा भाई उसका, एक बार मुझे सिलेबस दिखा देना, मैं बता दूं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर, तो अगर दो प्रोटॉन होंगे तो उन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन रिपल्सन होगा, तो वो तो न्यूक्लियस से बाहर चले जाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं, समान आवेश जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, विभिन्न जो आवेश होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स में एक से ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके, और जब प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होंगे तो वो न्यूक्लियस से बाहर चले जाने चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं जाते, ठीक है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स प्रेजेंट होता है जो उसको बाहर जाने से रोकता है। वो फोर्स कौन सा होता है? आपका न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जुड़े होते हैं वो कौन से फोर्सेज से जुड़े होते हैं? आपके न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सर आज पता चला प्रोटॉन कैसे बना, सुपर सर, थैंक यू दिलकुश जी। एमपी से ठीक, बिल्कुल काजल मैम ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था सर थी। अच्छा आप लोग मुझसे पढ़े नहीं हो क्या अभी पहले? ठीक है, बताएंगे बताएंगे। सरोज जी सेकंड क्लास, क्या पता कल भी हो, देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आपको इतने न्यूक्लियस की इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। अरे भाई नरेंद्र जी कह रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड क्या समझ में आने चाहिए चीजें, पेपर में डिजिटल बोर्ड पर पेपर थोड़ी दोगे, ठीक है, माइंड से दोगे ना, तो माइंड में चीजें होनी चाहिए बस, ठीक है। तो लिखोगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये लिख लोगे इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और भी चीजें बताऊंगा, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, किस ऑर्डर में होता है, जब ये एटम पूरा हो जाएगा तो बाद में लिखवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। लिखोगे नाभिक में नाभिकीय बल, नाभिक में नाभिकीय बल उपस्थित रहता है। नाभिक में नाभिकीय बल उपस्थित रहता है। सर साइंस स्पेशल 3 में तो गदर मचा दिया था, इसमें डबल गदर मचा देंगे अभिषेक जी। फ्यूजन फ्यूजन आएगा भाई, आगे आएगा, ठीक है, आप पेशेंस रखिए। आप ये मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है, और आता तब भी ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कवर करके चलूंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ाता, एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, कोई भी एग्जाम देना उस लेवल का पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। बेसिक्स आपको जितना बेसिक की आपके एग्जाम में रिक्वायरमेंट है उतना बेसिक हम क्लियर करके चलेंगे। पहली बार आपकी क्लास ले रही हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जी, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने फिजन फ्यूजन तो पढ़े ही होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा आगे। फिजन का मतलब क्या होता है? जब एक बड़ा न्यूक्लियस एक से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। देखो आप लोगों को तो ये नहीं पता होगा, पहला क्वेश्चन, ये जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल में, काइनेटिक में, हीट में, ठीक है, किस लाइट में, किस फॉर्म में रिलीज होती है? ये भी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे इसको रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। नहीं राजू जी, तीनों सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं आज पहली क्लास है लक्ष्मण जी, ठीक है।
और एक फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें एक से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं और इसमें भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये जो ऊर्जा आती है ना, ये मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा फिजन फ्यूजन में, थोड़ा बहुत यहाँ भी बता देता हूँ। तो ये जो ऊर्जा आती है ना, ये इस नाभिक से आती है, इसके मास से आती है, इसके द्रव्यमान से आती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी होती है इस, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन दूसरे नाम से आएगा, वो मैं वहाँ पर बताऊँगा कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आई है नाभिक के मास से आई है, ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान से आई है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपसे पूछा जाए कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो, न्यूक्लियस में कौन से फोर्सेज है? न्यूक्लियर फोर्सेज। और न्यूक्लियर फोर्सेज के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, कौन सी ऊर्जा अवशोषित रहती है? आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड, या न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड या प्रेजेंट। न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड, हिंदी में लिखोगे, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। ठीक है, अब जैसे एटम का साइज होता है ऐसे न्यूक्लियस का साइज भी होगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये होगा आपका न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, या साइज ऑफ न्यूक्लियस। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन भी, टेंशन न लो अभिषेक जी। ठीक है, तो देखो आगे, तो ये किस ऑर्डर में होगा? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के आकार का क्रम, नाभिक के आकार का क्रम कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर, और इसको बोलते हैं 1 फर्मी। ठीक है, तो 1 फर्मी इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जब भी आप परमाणु के नाभिक के आकार को मापोगे तो कौन सी इकाई में मापोगे? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? फर्मी, क्योंकि ये किस ऑर्डर में होता है? फर्मी ऑर्डर में होता है। तो नेक्स्ट लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एसआई यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के आकार का एसआई मात्रक, नाभिक के आकार का एसआई मात्रक, फर्मी। देखो न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, पवन जी कह रहा है बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। क्या अमित जी, आपको नहीं आएगा समझ में, भाई रहने दो आप। ठीक है, परेशान ना हो। क्या समझ में नहीं आएगा? ये समझ में नहीं आ रहा ना, देखो तो जिंदगी में बुरा मत मानना, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं। इतनी सिंपल चीज़ें बताई हैं कि पूरा न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। सभी टीचर सुपर पढ़ाते हैं, थैंक यू नमन जी। अब देखो सरजीत कह रहे स्पीड थोड़ा स्लो रखो, पहले कहा था कि स्पीड कम है। सर मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है बट सब समझ में आ रहा। वेरी गुड रुपेश जी। देखो जब रुपेश, देखो वो कह रहे, खुद कह रहे कमजोर होने समझ में आ रहा, तो आपके साथ क्या दीपक है? दिलखुश जी आप लेट आए हो। नाभिक क्या होता है सर? एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हाँ रवि जी प्रैक्टिकल पढ़ाओ एटम। भाई मैं, किसी ने आज तक एटम तो देखा नहीं, मैं कहाँ से आपको प्रैक्टिकली पढ़ा सकता हूँ। पप्पू जी नाइस सर, थैंक यू। यू आर टू गुड, ग्रुप बिल्कुल कवर होगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब इलेक्ट्रॉन, अब बात कर लेते हैं ऑर्बिट की, जो है परमाणु को जो दूसरा भाग था, ऑर्बिट कक्ष। ठीक है, तो ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? जैसे ये न्यूक्लियस था आपका, इसके अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट्स, और इनमें कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो लिखोगे द सर्कुलर पार्ट around the nucleus, the circular part around the nucleus is known as orbit, नाभिक के चारों ओर जो वृत्त होते हैं, नाभिक के चारों ओर जो वृत्त होते हैं उन्हें कक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसी को आगे लिख रहा हूं, यहीं से कंटिन्यू करोगे इंग्लिश में। विच आर नेम्ड एज, क्या नाम रखा गया भाई इनका? एसपीडीएफ नाम लेकर बाकी बच्चों को मत डराना, मैं बताऊंगा एसपीडीएफ भी क्या होते हैं। जिनका नाम रखा KLMN के बाद O इस तरीके से, जिनका नाम KLMNOP रखा गया है, ठीक है। सिलेबस बता देंगे भाई को, टेंशन ना लो। थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छा पढ़ाते सर। थैंक यू मुकेश जी सर, ग्रेट, पहली बार केमिस्ट्री भी समझ आया। थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू डीजे जी, थैंक यू विवेक जी, सर आप केमिस्ट्री के पापा हो। अरे नमन जी थैंक यू भाई, लेकिन पापा तो क्या पढ़ा लेते हैं। आपका टीच का तेज जहर है सर। थैंक यू राठौर जी। हाँ सिलेबस बता देंगे भाई, सिलेबस के पीछे क्यों परेशान हो रहे हो? सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोगों को नहीं पता है, आप ढूंढने की भी कोशिश करोगे जब भी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। सर मैं भी वीक है लेकिन समझ रहा हूँ, जहर है सर जी, जहर बिल्कुल कवर होगा। सेम टाइम में होगी भाई, जैसे केमिस्ट्री को फिर फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। अब आते हैं, देखो मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो ये सर्कुलर पाथ होते हैं, ये जो वृत्त होते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है ऑर्बिट्स। तो ये जो पहला ऑर्बिट है इसका नाम रखा गया K, जो सेकंड ऑर्बिट है इसका नाम रखा गया L, फिर M, फिर इसके बाद NOP, इस तरीके से चलते हैं ये, ठीक है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। L में कितने हो सकते हैं? 8। M में कितने हो सकते हैं? 18। N में कितने हो सकते हैं? 32। O में कितने हो सकते हैं? 50। इसमें कितने हो सकते हैं? 72। इस तरीके से चलते हैं। तो ये कैसे पता चला कि K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, M में 18 आएंगे, N में 32 आएंगे, O में 50 आएंगे, P में 72 आएंगे? कैसे पता चला? इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? 2n², आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in a shell, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो कितनी होती है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2n², ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, पेपर के क्वेश्चन क्या है। ये जो n होता है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर ये जो n है, ये आपको पता होगा, ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या बोलोगे ऑर्बिट नंबर, कक्ष संख्या। लेकिन पेपर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आप पढ़ के जाते हो वो मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तो देखो ये n जो होता है, ये आपका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर से पढ़ेंगे, क्वांटम संख्याएं क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखोगे, ये जो n होता है, ये n कौन सा क्वांटम नंबर होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो मैं थोड़ा सा जब लेवल बढ़ाता हूँ ना,
तो बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, लेकिन आपको मेरे लेवल पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आप लोगों को क्लियर करना है। तो पेपर का लेवल ये है, मैं आपको ऐसी चीज़ें भी पढ़ा सकता हूँ कि जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बिल्कुल आप खुश होगे, लेकिन पेपर में वो आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो या तो अभी खुश हो लो या पेपर में खुश हो लो। ठीक है, तो पेपर का लेवल है ये। देखो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है। देखो इसके बारे में आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, एक बता दी, 2 और बताऊंगा अभी जो आप लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, तो n क्या होता है ये तो सभी को पता होता है, ऑर्बिट नंबर होता है, कक्षा संख्या होती है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। ऑप्शन 4 मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा मिलेगा एजीमिथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा मिलेगा आपको स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। फोर्थ मिलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो उन चारों में से अगर आपने नहीं पता है तो आप पेपर में बेहोश, है ना, ये क्या आ गया, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, देखो सिलेबस से ही है ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी चीज़ पढ़ो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नहीं आप लेवल बढ़ाइए। योर ग्रेड पेमेंट किया है मगर माई कोर्स में शो नहीं कर रहा, हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके श्याम जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सीजीएल 2017 में आपसे पूछा गया, ये जो एन स्क्वायर होता है, ये एन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है कोई बताएगा? कोई बोलेगा सर ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। ये सब फर्जी आंसर नहीं देने हैं। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है ये भी बात करेंगे। फिलहाल एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कक्षकों की संख्या। बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये सुन लो। ठीक है, ऑर्बिटल 4 तरीके के होते हैं, एसपीडीएफ वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा जाए सर्कल में और स्फेयर में क्या अंतर होता है, तो आप लोग बोलोगे सर सर्कल जो होता है वो वृत्त को बोलते हैं और जो स्फेयर होता है वो गोले को बोलते हैं ना। फिर आपसे पूछा जाए वृत्त किसे बोलते हैं, सर वृत्त सर्कल होता है, गोला स्फेयर होता है ना। यही आपको डिफरेंस पता होते हैं। सर्कल जो होता है ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फेयर जो है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो अभी हमने बात की थी, जो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय। ठीक है, वृत्तीय रास्ते। तो वो जो सर्कुलर पाथ होते हैं उन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स। तो और सर्कल क्या है, 2D फिगर है, और सर्कल ही क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है ये एटम का 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है। तो जब स्टार्टिंग में एटम को पढ़ा था, अध्ययन किया गया था, तो बताया गया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु की जो संरचना होती है वो 2 डायमेंशन में होती है, जिसे नाम दिया गया ऑर्बिट। लेकिन बाद में एटम को फिर से स्टडी किया गया तो पता चला एटम जो होता है वो 2 डायमेंशन में नहीं होता। कितने डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में। तो वो जो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आया वो होता है ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस सुन लो, जितने भी ऑर्बिट्स होंगे सबकी शेप क्या होगी, सर्कुलर होगी। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है। एक एस ऑर्बिटल होता है, लिखवाऊंगा आगे, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डमरू डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल आपका डबल डम्बल शेप का होता है। ठीक है, दूसरा और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। ठीक है, ये हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, ये करता है। ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को फॉलो नहीं करता, ये करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंस है, बात देखेंगे, वो काम के भी नहीं है, वैसे काम की ये चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था, ये बोहर ने बोहरी के साथ मिलकर दिया था, गिवन बाय बोहर, नील बोहर जानते ही हो। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है बोहरी, गिवन बाय बोहर एंड बोहरी, 2 साइंटिस्ट थे। हिंदी में लिख लोगे बोहर, यह बोहर और बोहरी ने दिया था। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज अभी बता देता हूं, एक बार इतना नोट कर लीजिए, इसको यूज करते हैं। फिर आईआईटी नहीं निकलेगा प्रियांशु जी भाई, आईआईटी के लिए बैच आएंगे तो वो ज्वाइन कर लेना, आईआईटी भी निकलेगा। वैसे भी आईआईटी के लिए आप बूढ़े हो चुके होगे, आपकी एज निकल चुकी होगी। ठीक है, आईआईटी भी पढ़ा देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बोहरी नाम है अभिषेक जी, ये 2 नाम है, इन्होंने दिया था ये। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था बुक्स के बारे में, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर और दूसरे एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए बस। ठीक है, थ्योरी के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, सारा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। मस्त पढ़ा रही सर, थैंक यू मुकेश जी, ग्रेट टीचर, थैंक यू नितिन जी, रियल फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है सर? एंड आनंद जी, एंटोनी लेवेजियर, ऐसा सी तो मैं हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है,
ऑर्बिट जो होते हैं नीतीश जी, जो सर्कल्स होते हैं नाभिक के चारों ओर, वो होते हैं ऑर्बिट्स। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है? सैफ जी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो भाई? मैंने शुरू से नहीं पढ़ा 2D फिगर 3D फिगर, वॉल्यूम नहीं होता 2 डायमेंशनल फिगर का, ठीक है। तो देखो इसको यूज कर रहे हैं अब, एक टेबल बनाओगे, ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, फॉर्मूला है 2n², ठीक है। हमारे पास ऑर्बिट है K L M N O, और भी है, ठीक है। तो K कौन से नंबर का ऑर्बिट है? पहले नंबर का ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 1, और ऑर्बिट नंबर को हम किससे लिखते हैं? n से, तो K के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल कवर करेगा TGT PGT, ठीक है। और बाकी और ज़्यादा क्लियर के लिए भाई आपको 11th-12th का पढ़ना पड़ेगा नीतीश जी, ठीक है। बच्चों को अपनी जॉब तो बता दो, क्या करोगे मेरी जॉब, ठीक है। मैं सेलेक्टेड हुई पता ही है सब लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, इधर पढ़ लो। एल हमारा सेकंड नंबर का ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 2। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर 3। ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट नंबर 4। ये फिफ्थ ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट नंबर 5। n की वैल्यूज आप लोगों को पता है, और n के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन से निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो आपको पता लगाना है कि K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें K के लिए निकालना है, तो K के लिए n की क्या वैल्यू रखोगे? 1, 1 का स्क्वायर 1 × 2 2, तो K में आएंगे 2। L के लिए क्या रखोगे? 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। M के लिए 3, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। 5 का स्क्वायर 25 × 2 50। तो इस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, बना लीजिए। हर पेपर के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब ये लिए पीसीएस हो चाहे कुछ भी हो, पटवारी पर सबके लिए कवर होगा भाई। राहुल जी बताया होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बताया होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, हो ही नहीं सकता कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ना बताइयो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाने के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जरूर बताया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये सेपरेट चलेगा, ये किसी के साथ मर्ज नहीं होगा साइंस स्पेशल, ये अलग चलेगा, ठीक है। बाकी बच्चे फायदा उठा जाते हैं, किसी के साथ मर्ज नहीं होगा ये बैच, ठीक है, अकेला चलेगा ये बैच, टेंशन ना लो। ठीक, ज्योग्राफी का भाई 30 तारीख को बैच आएगा, परेशान ना हो। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ, सब मेटल एक्सट्रैक्शन सब होंगे, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है, उसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स होता है आपका? न्यूक्लियर फोर्सेस। तो नेचर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। तो नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस are the strongest forces in nature, are the strongest forces in nature, are the strongest forces in nature, are the strongest forces in nature। देखो जो मुझे साइंस स्पेशल 3 में भी पढ़े होंगे, 4 में भी पढ़े होंगे, अंतर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है, 1-2 क्लास होने के बाद और अंतर दिखेगा, ठीक है। प्राइस तो आ जाएगा, उतना ही होगा, 600 रुपये प्राइस
और क्या होगा? बायोलॉजी लगातार चलेंगे ना भाई, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी, आ जाएगा नंबर, क्यों परेशान हो रहे हो? हिंदी में लिखोगे, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रकृति का, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली बल होता है। ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है, मैसोन एक पार्टिकल होता है, ठीक है। मैसोन की जो खोज की थी वो युकावा ने की थी। तो मैसोन 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो जनरेट होते हैं, ये मैसोन की वजह से जनरेट होते हैं। एक और यहाँ पर जो मैसोन होता है वो है पाई मैसोन, ठीक है। लिखोगे न्यूक्लियर, अब ये मत पूछना भाई ये मैसोन वगैरह, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको बताई जाएंगी। सर आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है, थैंक्स, थैंक यू मुकेश जी। तो लिखो न्यूक्लियर फोर्सेज आर ड्यू टू पाई मैसोन, आर ड्यू टू पाई मैसोन। नाभिकीय बल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस किसकी वजह से होते हैं, क्वार्क, मैसोन, ये सब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब मिलेंगे, ऑप्शन मिलेगा पाई मैसोन। नाभिकीय बल पाई मैसोन की वजह से होते हैं, पाई मैसोन की वजह से होते हैं। खोज युकावा ने की थी, लास्ट में एक लिस्ट बनवा दूंगा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है उनकी खोज किसने की थी। अब ये किस ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होता है, किस रेंज तक ये वैलिड रहते हैं, तो लिखोगे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर, किस ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी एंगस्ट्रॉम में होते हैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। एक एक नंबर के ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। नाभिकीय बल का क्रम, नाभिकीय बल का क्रम, तो ये होते हैं आपके 10⁻15 मीटर की रेंज में, आप बोल सकते हो 1 फर्मी में, देख सकते हो, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो रेडियस होता है वो किस ऑर्डर में होता है, 10⁻15 मीटर में, तो उसी ऑर्डर में ये काम करते हैं, ठीक है। विखंडन बढ़ाएंगे, विखंडन आगे, मैसोन के इंटरचेंज होने से ये फोर्स जनरेट होते हैं भाई, ठीक है। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो हो गया आपके न्यूक्लियर फोर्सेस, और नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स पूछ ले तो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट फोर्स है वैन डर वाल फोर्सेस, तो फोर्स पॉइंट लिख लोगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर दी, gravitational forces are the weakest forces in nature, are the weakest forces in nature, are the weakest forces in nature। हिंदी में लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, 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 ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया? 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट होगा राज जी। फ्री बैच नहीं है लक्ष्मण जी, फ्री में कुछ नहीं आता भाई, फ्री है वैसे तो 600 रुपये फ्री तो है, ठीक है। इतना तो आप एक दिन सैटरडे नाइट को बैठते हो माहौल बनाने में निकाल देते हो, ठीक है। जल्दी बताओ, एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, परमाणु के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, एटम के बारे में? लखन जी मैडम का बैच दूसरा, हमारा बैच दूसरा है, बहुत अच्छा पढ़ाते सर, थैंक यू। राजू जी, जॉन डाल्टन, मुकेश जी, आपने, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले स्कूल में मैडम या सर ने बताया होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैडम ने पढ़ाया होगा तो मैडम पर ही ध्यान रहता है आप लोगों का, ठीक है।
देखो सबसे पहले किसने बताया था? स्कूल में आप लोगों को मैडम या सर ने बताया, और यूनिवर्स में किस इंसान ने बताया था सबसे पहले? वो ऋषि कनाद है, उनका नाम आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो रेलिवेंट थ्योरी आई थी वो आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी का नाम है एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी was given by John Dalton, was given by John Dalton, was given by John Dalton। परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है भाई। अब हेडिंग डालोगे एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु मॉडल। तो 4 मॉडल हैं, 3 आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा आपके सिलेबस में, 3 आपके सिलेबस में, चौथा नहीं है। सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था? जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूं। आपसे पूछेंगे प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। बस ये याद रखोगे। तो इसका दूसरा नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल, तीसरा नाम है जे थॉमसन मॉडल, सॉरी वाटरमेलन मॉडल। इसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन जो जो बनते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। एलिमेंट कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया था? पोलोनियम यूज किया था। दूसरा नाम क्या था इसका? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा था बोर मॉडल। इसके कुछ जिसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बीच में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो, ठीक है। फोर्थ है क्वांटम मॉडल। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसके क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसके मैं आगे बताऊंगा। अब इन तीनों से क्वेश्चन बनता है कि एटम की स्टडी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? बोर मॉडल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, बोथ ऑप्शन में है, तो बोर टिक करोगे। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? दोनों का। दोनों में से भी अगर एक सेलेक्ट करना हो तो किसे सेलेक्ट करोगे? बोर मॉडल को, ठीक है। हाँ नीतीश जी, सोमरफील्ड भी था। सोमरफील्ड ने ये कहा था कि इलिप्टिकल होते हैं। बिल्कुल यूज रहेगा एनडीए सीडीएस सब के लिए भाई। अब एक बात बताओ, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आप लोगों को याद है या नहीं? वो याद होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। नरेंद्र जी, लेवेजियर और प्रेसले ने ये नहीं बताया था, उनका एटम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रीतम जी, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये जो नाम लिखे यही पूछेंगे। वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको न्यूक्लियस में पढ़ा दिए, नाभिक में पढ़ा दिए। बोर मॉडल से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। यही नाम है हिंदी में भाई, रदरफोर्ड का नाम हिंदी में रदरफोर्ड होगा। राम लखन जी आपका नाम क्या है हिंदी में? राम लखन ही तो होगा, ठीक है। नहीं है, कुछ याद नहीं है जी। चलो मैं लिस्ट बनवा देता हूँ।
उनको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, कैसे याद रखने 1 से 20 तक, क्योंकि उसकी मुझे आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, माय फर्स्ट लाइव क्लास, थैंक यू विकास जी। तो नोट करके लिखो, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है या तो ये इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। परमाणु संख्या जो होगी या तो ये इवन होगी या ओड होगी। ठीक है, या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर आपका इवन है और आपको एटॉमिक मास निकालना है, कल इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं ये। परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो आपको एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या करोगे, जितना एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दोगे, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अगर आपका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या विषम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर का डबल करके उसमें 1 ऐड कर दोगे। लेकिन 4 एलिमेंट को छोड़कर, ये जो चीज बता रहे हैं हम, ये 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर के लिए है, लेकिन ये जो रूल है ये 4 एलिमेंट पर आपका काम नहीं करेगा, इसकी एक्सेप्शन है, अपवाद है। किन एलिमेंट पर ये काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, मासेस और भी तरीके, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, मूलानुपाती भार क्या होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और भी तरीके के मासेज होते हैं, ये तो पहले आप लोगों ने मतलब जो साइंस है उन्होंने सुने होंगे, भूल गए होंगे। ठीक है, और जो पहले पढ़े होंगे उनको ये निकालने नहीं आते, तो सारी चीज़ पढ़ाएंगे अब की बार, टेंशन ना लो, निकल जाएगा। मनु जी सर आप बेस्ट रीड, थैंक यू संतोष जी। सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, बार बार क्यों पूछ रहे हो भाई ये की सवाल। नहीं नितिन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं, देखो एलिमेंट, तत्व, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास होंगे ना, इनकी यूनिट होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान। बिल्कुल होगा विवेक जी, न्यूमेरिकल होगा, देखते जाओ तुम, न्यूमेरिकल जो आएंगे, जब टॉपिक तो आने दो न्यूमेरिकल का, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी न्यूमेरिकल से, जो आप परेशान हो इतना, सब होगा। लेकिन वही न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सारे न्यूमेरिकल करा दे। ठीक है, डेटा नहीं बचता है, मैंने जीएस का भी बैच लिया है। थैंक यू नितेश जी। ठीक है, देखो एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल साथ में लिख रहा हूं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सीक्वेंस में, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। अब वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं ये स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इनका मतलब क्या है, इन पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 4 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट ये हैं, ये आगे आ जाएगा। देखो ये एटॉमिक नंबर इवन है ना, तो इवन है तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, इसका डबल कर दोगे 4। ओड है तो ओड में क्या करते हो, डबल करके 1 ऐड कर दोगे। ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। इवन है तो डबल कर दोगे। इवन है फिर से डबल कर दोगे। ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। इवन है तो डबल कर दोगे, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसका आप याद रखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस बराबर होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। बेरिलियम का होता है 9, इसमें उल्टे रूल लग जाते हैं, ठीक है। इन तीनों में, अब इन तीनों को याद करने का तरीका उल्टा कर दो। वैलेंसी, अरे लिखवाएंगे शुभम जी, वैलेंसी पहले बता तो दे, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, बात करेंगे वैलेंसी के बारे में भी, टेंशन क्यों ले रहे हो। नोट कीजिए इसको जल्दी। हाँ जी नवीन जी। हाँ जी विवेक कुमार जी, हो जाएगा। एक बार जब चैप्टर पूरा हो जाए ना, आप जितने भी एग्जाम्स देना चाहते हो ना, सबकी बुकलेट उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी उठा लेना, जो भी आपका मन करे, ठीक है। आप देखना आपके लगभग 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सर हेलो सतेंद्र सर, कैसे हैं, मैं योगेश रीजनिंग। सर नमस्कार, बढ़िया। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नाइट्रोजन का 14 होता है भाई, ये गलती से लिख दिया। 14 नाइट्रोजन का करेक्ट ना 14 होता है। सर आप बड़ा धांसू पढ़ाते हैं, थैंक यू रुनेश जी। DS9 में देखा था नवीन। सर लेवल बढ़ा दो और प्राइस इंक्रीज कर दो। सैफ, अरे भाई प्राइस बढ़ाते ही तो आप शुरू हो जाते हो, फीस ज़्यादा कम करो। हाई ओड है, ये मैंने बताया ना स्टार मार्क लगाए हैं, ठीक है। ये उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, वो याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। कार्बन का 12 होगा, 13 क्यों होगा भाई। बेस्ट, थैंक यू विवेक कुमार जी। अरे सर मैं ये बैच ले रहा हूँ फॉर केमिस्ट्री, थैंक यू सर, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, थैंक यू तूफान जी। अब आगे देखो जल्दी, आगे देखते हो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम। ठीक है, तो अब इनके एटॉमिक मासेस की बात कर लेते हैं। क्लोरीन को छोड़कर हर जगह वो फॉर्मूला काम करेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल करके 1 ऐड कर दोगे। एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल कर दोगे। एटॉमिक नंबर ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल, ओड है तो डबल करके 1 ऐड, इवन है तो डबल। इसका आप याद रखोगे 35.5। ठीक है, इवन है तो डबल, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डबल। ठीक है, इतना नोट कीजिए। पूरा मैम का क्लास हमने लिया है, आपका लेना होगा। आप लोग डिसाइड कीजिए पायल जी। ठीक है, आप लोग अंतर कीजिए, जहां आपको, जहां से आपका मन करे वहां से लीजिए। आपका चैनल से रोज वोकैबुलरी पढ़ते हैं सर जी। ओके नवीन जी। एक ही चीज है सुशील जी, हाँ तूफान जी 287 बात करेंगे आगे। थैंक यू अमन जी। मुकेश जी हिंदी भाषा भाई, अब ये नाम है। देखो एक चीज बताओ, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो भाई। दोनों मीडियम के बच्चे हैं ना। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, नाम है, नाम तो आप हिंदी में लिख लो। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, नाम लिख लो तो मैं इंग्लिश में नाम लिख दो, तो चीज तो वही है ना। गजब सर, नाइस टीचिंग, थैंक यू महादेव जी। नीतीश उससे उससे गजब होगा, उससे भी जबरदस्त होगा, 4 से भी। जॉब वॉब छोड़ो, मेरी जॉब का क्या करोगे, इधर देखो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर कंफ्यूज हो गया, बैच लेने में कंफ्यूज हो गए। अब जैसे आपको अच्छा लगे भाई वैसे कीजिए। बेरिलियम का 9। सर जी आर बेस्ट, थैंक यू बेसी जी, आप क्लास बेस्ट है, थैंक यू गोपी जी। ये स्पेशल बैच ही तो नितेश जी, ये जो बैच पढ़ रहे हो साइंस स्पेशल बैच है, ये आज से स्टार्ट हुआ है। इसकी केमिस्ट्री की पहली क्लास थी। फिजिक्स इसमें नितिन सर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी विवेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आप लोग जानते ही हो। ठीक है, आज क्लास खत्म करते हैं अभी। ठीक है, कल से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मासेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रूल्स क्या, बहुत सारी चीजें। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना तो बताइए। मैं आपको बैच के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आज से हमारा साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुके। सर ओके सिक्सर जी, हाँ जी कवर होगा। देखो पोस्टर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आज से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसकी टाइमिंग 4 से 5:30 है। ठीक है, फिजिक्स में नितिन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी विवेक सर आप जानते ही हो, नितिन सर को भी जानते हो। ठीक है, और केमिस्ट्री वाले सर आपके सामने खड़े हैं। तो सभी टीचर बेस्ट हैं, कोई इशू नहीं। जिसको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आग बंद करके खरीद लीजिए बस सर। ठीक है, नहीं नितेश जी मेरा कोई केमिस्ट्री का बैच नहीं है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। किसी को ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।